मैं कहीं सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैंने स्नातक की डिग्री NIT पटना से 2017 में ली है। उसके बाद मैंने 2 साल तक L&T कंस्ट्रक्शन में बतौर डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर के तौर पे काम किया है 2 सालों तक, और उसके बाद से सर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपने जॉब को फिर डिसकंटिन्यू कर दिया? यस सर। अच्छा, कब? 2019 में। और तब से आप सिविल सर्विसेज में लगे हैं? यस सर। क्यों जॉब छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया आपने? सर एक्चुअली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कॉलेज से ही मैंने सोचा था करने का। ओके। जॉब में जाने के 2 रीजंस थे। पहला मैंने एजुकेशन लोन दे रखा था, वो रीपे करना था। और सेकंड सर अपने प्रिपरेशन को सस्टेन करने के लिए कुछ पैसे बनाने थे सर। अच्छा, तो आप क्लियर थे कि एक बार जब ये लाइबिलिटीज़ मैं ख़त्म कर लूँगा फिर मैं प्रिपरेशन ही करूँगा, सिविल सर्विसेज में ही जाऊँगा। अच्छा, तो ये डिसीजन क्या आपने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद ली थी या पहले ली थी? ये सर 4th ईयर में लिया था, पढ़ाई शुरू करने के काफ़ी बाद लिया था सर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? सर मे बी धीरे धीरे सर्विसेज के बारे में पता चला, उससे पहले उतनी जानकारी नहीं थी सर। कह सकते हैं कैरियर काउंसलिंग बेहतर नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग पावर टर्म का भी यूज़ करते हैं, है ना? और जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे वहाँ भी आपके पास कुछ पावर होगा। दोनों पावर्स में कोई रिलेशन या कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? इलेक्ट्रिकल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दोनों ही अपने अपने जगह पे पावर है, या एग्जीक्यूटिव पावर कह सकते हैं। क्या कोई दोनों पावर्स में रिलेशन देखते हैं आप, या दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं? सर सिमिलैरिटी देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है। ओके। पर यूनिट टाइम जो फ्लो ऑफ एनर्जी है। एंड अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, वहाँ भी आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल 7 निश्चय 1 अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो या 2 इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सुलभ संपर्कता इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शन के लिए। यहाँ भी पावर दैट्स तो पहला है कि एनर्जेटिक होना। Yes. और कुछ? और सर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल वायर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड लेवल पे एज एडमिनिस्ट्रेटर भी हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। और यस सर दैट्स। ठीक है। और भी कुछ आप बता सकते हैं? नो सर, इतना ही। हर पावर की अपनी एक लिमिट भी होती है, अपना एक जेनेसिस भी होता है और एक लिमिट भी होती है। Yes, sir. वहाँ पे कैसा रोल रहेगा दोनों पावर्स का? सर इलेक्ट्रिकल पावर को देखें तो उसकी भी लिमिट है, क्योंकि जब हम पावर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हाई वोल्टेज कितना हाई वोल्टेज ले सकते हैं, कितना लो वोल्टेज तक जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने पावर का लिमिट्स पता होनी चाहिए कि मेरा जोग्राफिकल जुरिडिक्शन क्या है, मेरी अथॉरिटीज़ क्या है, और उसके हिसाब से काम करना होगा सर। ठीक है। L&T के बारे में हमें कुछ बताइए, ये किस तरह की कंपनी है? सर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती है। शिपिंग इंडस्ट्री, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाद में बनी होगी ना, स्टार्ट में तो मल्टीनेशनल नहीं होगी ये, या शुरू से ही मल्टीनेशनल थी? स्टार्ट कैसे हुआ L&T कंपनी का? स्टार्ट सर मुझे सर उतनी जानकारी नहीं है, बट 2 लोगों ने स्टार्ट किया था। एक का नाम लार्सन था, दूसरे का ट्यूब्रो। इन दोनों ने एज ए नेशनलिटी क्या थी उनकी? इनकी नेशनलिटी दे वर नॉट इंडियंस, दैट आई एम श्योर, बट नेशनलिटी से मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रेजेंटली किन किन सेक्टर्स में इंडिया में इनका प्रेजेंस है? मेट्रो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेट्रो कंस्ट्रक्शन एज ए होल ले लेते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन। मेट्रो कंस्ट्रक्शन? यस सर। पटना मेट्रो दे आर कंस्ट्रक्टिंग। पटना मेट्रो? यस सर। एंड अगेन शिप पटना बिल्डिंग। मेट्रो का प्रोजेक्ट तो DMRC देख रही है। सर DMRC गाइड कर रही है सर।
दिल्ली मेट्रो गाइड कर रही है और इसको कंस्ट्रक्ट सर प्राइवेट कंपनीज ही करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है प्राइवेट कंपनीज को करने के लिए। तो इसको एल&टी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करेगी। अच्छा अच्छा, और किन सेक्टर्स में इनका प्रेजेंस है? डिफेंस सेक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेटिक स्विचेस भी बनाती है सर। तो 2 साल के जॉब में आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं जिसका आप बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे? जहाँ तक मेरी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, पहली सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करना पड़ता था। जो एज ए साइट इंजीनियर है, प्लानिंग इंजीनियर है, उनको सब कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेज करने हैं। बिहार गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया एल&टी कंस्ट्रक्शन को। एल&टी कंस्ट्रक्शन छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर रख के काम करवाती है। तो नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नंबर 2 ग्राउंड लेवल पे आपको लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। जैसे हम लोग पोल इरेक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे ROW की इशूज़ आती है, राइट टू वे। तो लोकल लीडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट कंपनसेशन काम करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड से हम लोग शहर में काम कर रहे थे, पास नहीं करता था पुल, तो कंपनसेशंस की कोई प्रोविजन नहीं थी। तो कोऑर्डिनेशन वाज ऑन द ऑप्शंस। सो नंबर 2 बेटर कोऑर्डिनेशन विद लोकल लीडरशिप। नंबर 3 सर, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनसे कोऑर्डिनेशन करना। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करने का मेरा मतलब है कि एग्रीकल्चर फीडर बन रहा हो या सीवर कनेक्शंस ले जाया जा रहा हो, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में तालमेल रखना पड़ता था। क्योंकि कहीं आप पोल इरेक्ट करवा रहे हो और उसके नीचे से केबल्स जा रही है, कम्युनिकेशंस लाइन जा रही है, रिलायंस जियो की, एयरटेल की, किसी की भी, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता था डिफरेंट सेक्टर्स में ताकि आपका काम स्मूथली हो। और नंबर 4 सर मटेरियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगा रहे हो तो ट्रांसफार्मर चाहिए, वायर्स है कि नहीं, आपकी मशीनरीज कितनी है, इक्विपमेंट्स कितनी है सर। सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या होती है? Soft power in one word, hegemonic power which work without any coercion. हेजेमोनिक पावर, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पावर विच एक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन दोस्त जब हम सीरिया में चलाते हैं या टर्की में, तो उससे वहाँ के लोगों के माइंड में इंडिया के प्रति एक सम्मान की भावना जगती है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर वी कैन से। वैक्सीन मैत्री चलाते हैं, दैट इज सॉफ्ट पावर। ऑपरेशन गंगा चलाते हैं, उसमें कुछ बांग्लादेश के लोगों को भी लेके आते हैं। वी आर प्रमोटिंग आवर सॉफ्ट पावर। ओके, तो अभी आपको लगता है किन किन एरियाज में सॉफ्ट पावर अभी हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है? सर 1 वी आर ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। कैसे? अफ्रीकन यूनियन को वी हैव मेड द पार्ट ऑफ, अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का पार्ट बनाया। तो हमारा सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में फैली, पूरी अफ्रीकन। तो नंबर 1 इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप और वी कैन से। हाँ ठीक है। और इसको और ब्रॉड करके देखें तो सर हम ठीक है, एक आपने एग्जांपल दे दिया AU वाला, और यस सर, और भी सेकंड सर हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी पैलेस्तीन में भी दिया है। वी हैव आल्सो वोटेड इन फेवर ऑफ सीज फायर के फेवर में भी हमने वोट किया है पैलेस्तीन में, अभी रिसेंटली UNGA में। सो दीज थिंग्स सर। और इसके अलावा सर पेंडेमिक में भी हमने हेल्प की कंट्रियों को, वैक्सीन्स देके। हम वीट भी अपना भेजते रशिया। चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा देखा जाता है कि उनका जो प्रीवियस एटीट्यूड था वो काफ़ी एग्रेसिव था। इनफैक्ट वो जो लैंग्वेज जिस तरह का मीडिया में यूज़ करते थे वो एग्रेसिव लैंग्वेज हुआ करता था विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। आपको लगता है कि कहीं वो अब पिछले कुछ सालों में वो लैंग्वेज स्पेशली चेंज हुई है, नैरेटिव, और उसमें हमारे सॉफ्ट पावर का क्या रोल है? सर सॉफ्ट पावर का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट था, क्या उस लैंग्वेज में कोई चेंज आप देखते हैं जो कि ट्रेडिशनली पहले हुआ करता था? सर मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है सर। ठीक, यस सर। तो सॉफ्ट पावर का क्या रोल है अगर इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करें तो? सर चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, वो डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाती है। ठीक है। और सॉफ्ट पावर का एक बड़ा रोल यहाँ पे ये है कि हम जब अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों तक कहीं ना कहीं अपनी चाइना की जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है या चेकबुक डिप्लोमेसी है, तो उस BRI का क्या इंडिया एक पार्ट है?
इंडिया इज नॉट पार्ट। नहीं है। नहीं, नो सर। तो फिर इंडिया चाइना रिलेशन में बीआरआई का क्या रोल हो सकता है? सर हाँ, हम भी जैसे आईमैक को प्रमोट कर रहे हैं टू काउंटर बीआरआई, अपनी ट्रांजिट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। तो अभी तो वो एक प्रपोजल है ना, दे आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग सम बीआरआई प्रोजेक्ट्स, और ये तो अभी एक इट्स नॉट लाइक, आप ये भी इन्फेंसी स्टेज ही आप इसको कहेंगे अभी आईमैक को। यस सर, अभी तो फिर कहाँ पे आपको लगता है कि सॉफ्ट पावर से हम चाइनीज रिलेशनशिप को अफेक्ट कर पा रहे हैं अपने सॉफ्ट पावर से? सर एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ। वर्ल्ड के लिए एक स्टेबल यूक्रेन का क्या रोल है? सर नंबर 1, ग्रेन का एक्सपोर्ट हो पाएगा, स्पेशली वीट। नंबर 2 सर, सनफ्लावर्स, सूरजमुखी का वहाँ से अच्छा प्रोडक्शंस होता है, तो उसका एक्सपोर्ट्स भी इजीली हो पाएगा। नंबर 3 सर, पूरा जो वो जोन है जो अभी कन्फ्लिक्ट रीजन बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पीस आएगा और डायलॉग डिप्लोमेसी फिर से इंश्योर होगा सर। एंड नंबर 3 सर, ये जो प्रॉक्सीज वार चल रहे हैं वो रुकेगा। इंडिया के रिस्पेक्ट में एक स्टेबल यूक्रेन का क्या रोल है? इंडिया के रिस्पेक्ट में सर, पहली बात, इंडिया के लिए सर बैलेंसिंग इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के बीच के रिलेशनशिप को वेस्ट वर्सेस रशिया, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल। नंबर 2 सर, इंडिया का रिलेशनशिप रशिया के साथ, फॉर एग्जांपल हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो वेस्टर्न सैंक्शंस का फियर रहता है, मतलब कहते हैं कि वी आर इंपोर्टिंग मोर ऑयल, वी आर फंडिंग द वार ऑफ यूक्रेन। तो सर वो तो एक अलग नैरेटिव है, ओके, है ना। इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? सर वी आर ऑल्सो, हम लोग रशिया से सर, हमारी जो डायमंड इंडस्ट्री है वो भी रशिया पे डिपेंड करती है, क्योंकि रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो ट्रेड है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इफेक्ट हुई थी ये। और सर और सर मैं नहीं याद, इतना ही मैं याद कर रहा हूँ सर। ओके, चलिए, तो पॉलिटिकल साइंस से आपसे बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बात की जाए, किस पे ज़्यादा सुटेबल रहेंगे आप? सर आप जैसा समझे सर। तो सर ने पॉलिटिकल साइंस से पे आपसे बात कर ही ली है। यस सर। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बात कर लेते हैं। हालांकि इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, कितने 5-6 साल तो हो गए छोटे हुए? हाँ, 5-6 साल हो गए सर। तो फिर भी कॉमन मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हाई टेंशन लाइन का अगर कोई तार ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस पैदा होंगी और उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं? हाई टेंशन लाइन की बार सर एलजी फॉल्ट ले लेते हैं कि एक लाइन है वो ग्राउंड पे गिर गया। हाँ, नहीं तो एक तो ग्राउंड पे गिर गया, और क्या कंडीशन पैदा होंगे? पहले तो कंडीशन बताइए। ओके सर, एक तो सर ग्राउंड पे गिर सकता है, दूसरा जो एलएल फॉल्ट आ सकता है कि दोनों लाइंस आपस में लग गए। हाँ। तीसरा सर एक ट्रिपल एलजी फॉल्ट भी हो सकता है कि तीनों लाइन ग्राउंड पे आ गए। ये सर मैं अभी यही याद कर पाऊँ। ठीक है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट सर, इम्पैक्ट तो ह्यूज करंट फ्लो होगा, लेकिन उसके लिए हमने सिस्टम बना रखा है ताकि ये प्रिवेंट हो। जैसे हम लोग रिले लगा के रखते हैं, सर्किट ब्रेकर्स लगा के रखते हैं, तो इम्पैक्ट अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं कर पाए तब तो डिजास्टर होगा सर। अच्छा, यस सर। चलिए, एमसीबी और एमसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है? सर दोनों का कंस्ट्रक्शन बाय एंड लार्ज सेम है, डिफरेंस बस रेटिंग का है। जो एमसीसीबी है उसको हम लोग हाई कर, एमसीसी पूरा का नाम क्या है? मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। यस सर। और एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दोनों में बस रेटिंग का डिफरेंस है सर। एमसीबी हाई रेटिंग पे ऑपरेट होता है और एमसीबी लो रेटिंग पे ऑपरेट होता है। जैसे हाउस। यस सर। हमको नहीं समझ में आया। सर जैसे एग्जांपल के लिए बोले तो एमसीबी हम लोग हाउस में यूज़ करते हैं, तो 6 एम्पियर, 20 एम्पियर, 100 एम्पियर या 50 एम्पियर, और एमसीसीबी जो है हम लोग 1000 एम्पियर पे भी ऑपरेट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों सेम है, मतलब वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है बेसिक, दोनों का प्रिंसिपल इनसाइड ना तो ऑलमोस्ट सेम सर। एलईडी और ओएलईडी में क्या डिफरेंस है? ओएलईडी सर मुझे नहीं पता, एलईडी पता है सर। अच्छा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। ग्रीन टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करें कि उससे कार्बन इमिशंस बहुत ही मिनिमम हो या फिर जीरो के
लगभग पास में पहुंच अभी कहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? सर नंबर वन सर कॉस्टिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी की कॉस्टिंग हाई है। नंबर टू सर हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी की अभाव है। नंबर थ्री सर एग्जांपल के लिए सोलर ले लेते हैं तो 24/7 पावर सप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि नाइट में सोलर पावर जनरेट नहीं होगी सर। नंबर 4 हमारे पास जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर एनर्जी जनरेट करते हैं तो उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास उतने अभी अवेलेबल रिसोर्सेज ऑप्टिमम कॉस्ट पे नहीं है सर। यही फॉर में आता है। ठीक है, अब की अभी देख रहा था तो नन्हे बच्चों के साथ आप खेल लेते हैं। यस सर। तो कैसे खेलते हैं? उनका तो कोई एक्सप्रेशन, नन्हा बच्चा अभी चलना भी नहीं सीखा है, तो उसके साथ कैसे आप प्ले कर लेते हैं? सर नन्हे बच्चे काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। आप जब एंग्री होंगे तो वो आपके पास नहीं आएंगे। नहीं, टोडलर्स आपने लिखा है, टोडलर्स का मतलब समझते हैं आप? यस सर, 0 से 3 साल के बच्चे। ठीक है। यस सर। तो हाँ बताइए। सर कैसे खेलता हूँ ये सर? हाँ सर टोडलर्स वॉक नहीं कर पाते अच्छे से तो आप उनको हाथ, 3 साल का बच्चा वॉक कर पाएगा? वो तो कर लेगा, चल लेगा 3 साल का बच्चा। उसको सर हाथ पकड़ पूरी तरह से वॉक नहीं कर पाते, लेकिन आप हैंड होल्ड करोगे ना तब वो साथ में वॉक कर लेते हैं। अच्छा। या फिर उसको आप गोद में ले लो, कुछ बात वो लैंग्वेज में बातें करते हैं बट वो समझते हैं सर। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है आपसे खिलौना मांग रहा है, खिलौना जो है 10,000 रुपये का है, आपके पॉकेट में 1,000 रुपया भी नहीं है, और कह रहा है जब तक आप नहीं दिलाएंगे तब तक वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान कर रहा है, घर वालों को भी आपको भी, क्या करिएगा? सर उसको किसी और डायरेक्शन में इंगेज करना पड़ेगा सर। कैसे इंगेज करेंगे? सर एग्जांपल के लिए ले ले तो किसी और टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसको कोई कॉस्टली फेंक देता है, उसको थमाइएगा ना कि बेटा ये ले लो वो ले लो, फेंक देता है ऐसे। पेशेंस रखना पड़ेगा सर। कब तक? जब तक वो मान ना जाए सर। तो नहीं मानने को तैयार है, आधा घंटा से रो रहा है वो, नहीं आज हम चाहिए वही चाहिए। किसी के बर्थडे में गया था, देख के आया था कि वही चाहिए। पेशेंस इज द ओनली ऑप्शन सर मेरे पास। अच्छा, प्रियम्बल सुना दीजिए हमको, उद्देशिका। सर प्रियम्बल में सर मैं बस उद्देशिका, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच में मुझे सर 2 लाइंस नहीं याद है। चलिए मैं बता दूंगा जहाँ छूटेगा। We the people of India solemnly resolve to constitute having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। इसके बाद की सर एक लाइन मुझे नहीं याद है। And to secure to all its citizens and to secure to all its citizens justice, social, political, economic, equality, liberty of belief, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and ensure and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. On this and do hereby and do hereby adopt enact and give to ourselves this constitutions, date 1 mention 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसको याद करिएगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि G20 की जब बैठक हुई थी तो उसमें इंडिया और भारत को लेकर बड़ा विवाद मचा था। विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा क्रिएट कर दिया था, क्या था? सर आर्टिकल 1 में मेंशन है इंडिया दैट इज़ भारत, तो एक मुद्दा ये था कि इंडिया दैट इज़ भारत को भारत से रिप्लेस कर दिया जाए इंडिया वर्ड को, यही मुद्दा था। तो क्यों ऐसा मुद्दा उठा ही क्यों था? क्या इसके पीछे कारण था? विपक्ष ऐसा क्यों, जब इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है तो उसमें क्या विवाद होने के चांस है? उन्हें ऐसा लगता है कि भारत दैट इज़ इंडिया होनी चाहिए एंड दे वर रेफरिंग सिविलाइजेशन। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ बात हुई थी क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था सर कि वर्ड इंडिया को रखा जाए या नहीं रखा जाए, तो मतलब ट्रेडिशनल नाम भारत रखा जाए या मॉडर्न नाम इंडिया रखा जाए। बाद में दोनों को सिलेक्ट किया गया सर। बाद में दोनों को, ये आपको लगता है कि दोनों को सिलेक्ट किया गया है या फिर एक को प्रेफरेंस दिया गया है? सर
इंडिया दैट इज दोनों को सिलेक्ट किया गया है सर। कैसे इंडिया दैट इज भारत, मतलब नेम तो इंडिया ही रहेगा, उसको हम भारत भी कह सकते हैं, तो ये कैसे दोनों सेम हो गए? अगर हम कहते हैं इंडिया एज वेल एज भारत तो मान लेते हैं, लेकिन इंडिया दैट इज भारत का मतलब इंडिया इज द बेसिक नेम। सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी बताइए। जस्टिस इज फेयरनेस, he gives 3 principle in lexicon order. Number 1, equality of opportunity. Sir, to equality of opportunity and difference principle, number 1 is मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सोमालिया कहाँ पर है? सोमालिया सर, ये सर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और ये इंडियन ओशन से लगी हुई एक कंट्री है। यहाँ की इकोनॉमी किस पर बेस्ड था? सोमालिया की सर एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं सर। वहाँ सोमालिया जो था सो मेनली फिशरी के लिए महत्वपूर्ण था और उसी पर पूरा इकोनॉमी था उसका। तो जो फिशरमैन वहाँ के थे करीब करीब सारे सी पायरेटर में कैसे कन्वर्ट कर गए? फिशरमैन सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर इसकी। सर कहीं ना कहीं फिश बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आई होगी तो ये इकोनॉमी कैसा इंस्टेबिलिटी? रीजनल इनस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ वन ऑफ द कारण हो सकता है। वन ऑफ द कारण है सर। लेकिन टोटली क्या हुआ उसके साथ? सोमालिया फिशरी का इंडस्ट्री कैसे उसका समाप्त हो गया? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है सर। राफा बॉर्डर कहाँ है? राफा बॉर्डर सर इजिप्ट और पैलेस्तीन, गाजा और इजिप्ट के बीच में राफा क्रॉसिंग। किसका कंट्रोल है इस पर? राफा क्रॉसिंग पे सर इजिप्ट का कंट्रोल है सर। वेस्ट बैंक क्या है? वेस्ट बैंक सर पैलेस्तीन का एक पार्ट है, वेस्ट बैंक एंड गाजा। लक्सा मस्जिद क्या है? अलास्का मॉस्क सर, ये क्या है एग्जैक्टली मॉस्क है सर, जिसपे जेरूसलम में है सर। पूरा कंपाउंड है। लक्सा जो है पूरा कंपाउंड है। ये जेरूसलम में स्थित है, ईस्ट जेरूसलम में। यस सर, इसी को लेकर विवाद चल रहा है कि इजराइल और पैलेस्तीन में, क्योंकि जेरूसलम को अपना कैपिटल मानते हैं इजराइल भी पैलेस्तीन भी, और इसीलिए चूंकि ये ईस्ट जेरूसलम में है और अभी जेरूसलम पे इजराइल का कब्जा है, तो प्रेयर्स को लेके इसलिए विवाद होता रहता है सर। तो जेरूसलम किसका किसका पवित्र स्थल है? किसका कौन कहता है कि हमारा पवित्र स्थल है? कौन कौन है सब बोलता है? सर इजराइल है, पैलेस्तीन है, और कोई नहीं। और मैं गेस कर सकता हूँ सर, सीरिया सर। नहीं, जेरूसलम किसी रूप से जीसस क्राइस्ट से संबंधित है क्या? इसकी जानकारी नहीं है सर। गोलान हाइट कहाँ है? गोलन हाइट सर, गोलन हाइट सर सीरिया से बॉर्डर लगती है, इजराइल से बॉर्डर लगती है, और 4 कंट्री है सर। एक और नीचे है, जॉर्डन है और लेबनान है सर। 4 कंट्रीज बॉर्डर। आप विद्युत नियामक आयोग का नाम सुने हैं? विद्युत नियामक आयोग बिहार में विद्युत नियामक आयोग है सर। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर नाम सुन रखा है सर मैं। क्या काम करता है वो? सर ये इलेक्ट्रिसिटीज के रेगुलेशंस को देखती होगी। क्या रेगुलेशन? कौन सा रेगुलेशन? अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस क्या होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे हो रही है, जनरेशन हमारा कितना हो रहा है। अभी कौन है इसका चेयरमैन? उसकी जानकारी नहीं है सर। अभी बिहार में कितना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है टोटल? सर इट इज़ अराउंड 6600 मेगावाट सर। 6600 मेगावाट। कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन दिस ईयर द डिमांड, पीक डिमांड जो था सर अराउंड 65,000 मेगावाट। मतलब सरप्लस है? सरप्लस है सर, सरप्लस। ये सरप्लस किसको देता है? इसकी जानकारी नहीं है सर मुझे। कौन कौन जो इलेक्ट्रिक जनरेशन का जो यूनिट है कहाँ कहाँ है बिहार का कैप्टिव प्लांट? सर बेसिकली एनटीपीसी के प्लांट है, बाढ़ में है, काटी में है सर, औरंगाबाद में भी है,
इसके अलावा बांका में भी है एक सर, मैं नाम एग्जैक्टली जगह का नहीं याद कर पा रहा हूँ सर, और 2 है सर। तो इसका कुछ रेट निर्धारित होता है ना? इलेक्ट्रिसिटी जो खरीद रहा होगा बिहार गवर्नमेंट खरीदता है, क्या करता है? हाँ, बिहार गवर्नमेंट खरीदती है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबका जहाँ जहाँ से खरीदती है सबका रेट एक ही है, डिफरेंट रेट पर खरीदती है? क्राइटेरिया क्या है उस रेट को निर्धारित करने का? सर मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा सर। आपने डीएसपी का दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस। यस सर। समन केसेस क्या होता है? समन केसेस, समन केसेस सर मैं गेस कर सकता हूँ। समन का नाम सुने हैं? हाँ, देखिए लॉ में गेस नहीं चलता है। अच्छा। अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं सर, एग्जैक्टली समन केसेस एग्जैक्टली जानकारी, वारंट केसेस नहीं जानकारी है सर। परमानेंट लोक अदालत का नाम सुने हैं? परमानेंट लोक अदालत, यस सर, लोक अदालत सुना है। क्या होता है लोक अदालत सर? पेटी परमानेंट लोक अदालत, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, रेगुलर अदालत सब अलग अलग है सर। एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे नहीं पता सर। एक केस है जिसमें कि सज़ा 2 साल से कम का है, एक केस कहाँ ट्रायल होगा? 2 साल से कम की सजा है? नहीं सर, मुझे एग्जैक्टली। सेशन कोर्ट का नाम सुने हैं? सेशन कोर्ट का सुना है। वहाँ किस तरह का केस ट्रायल होता है? सर एग्जैक्टली आइडिया नहीं सर। पुलिस सर्विस आपने दिया है, आपकी सब्जी की पोस्टिंग एसडीपीओ के रूप में कहीं हो गई है और आपके एरिया में सैंड का बहुत इलिसिट व्यापार हो रहा है। रात में आप जब सोने जा रहे थे तो उस समय कहीं से फ़ोन आया आपको और बताया कि 5 ट्रक लोड सैंड का जा रहा है जिसका नंबर ये सब है। आप कैसे प्रोसीड कीजिएगा इस केस में? सर नंबर 1 सर, लोकेशंस मुझे पता है किस एरिया से। क्वेश्चन सुनिए। यस सर। आप सोने जा रहे हैं, आपको कहीं से फ़ोन आया, ये नंबर का ट्रक जो है इलिसिट सैंड लेकर के आपके एरिया से जा रहा है, अब आपको एक्ट करना है। सर एक पहले से मेरे पास टीम रहेगी, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि उस एरिया में सैंड एक्टिविटी चल रही है, तो एक टीम हमारी रेडी रहेगी। उस टीम को हम सर कॉल करेंगे, चेक पोस्ट लगाएंगे सर, 2 चेक पोस्ट लगाएंगे, एक आगे लगा लेंगे, एक थोड़ा पीछे लगा लेंगे, ताकि हम पूरा श्योर रहेंगे। समझ लीजिए इस एरिया में यस सर। जो आपका दानापुर का एरिया जो है स्टार्ट होता है हल्दी छपरा से, चला जाता है आपका उधर पाली तक, तो ये लंबा एरिया है, कम से कम 40 किलोमीटर का पड़ता है एरिया। तो कहाँ लगा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? सर जितना भी टर्निंग पॉइंट्स होंगे, जहाँ जहाँ से वो ट्रक्स को डाइवर्ट किया जा सकता है सर, उन सारे एरियाज़ पे हमको अपने पुलिस फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। चेक पोस्ट रात है, आप सोने जा रहे हैं, उस समय क्या कीजिएगा? सर अपनी फोर्स लेके जाएंगे सर। कितना फोर्स है आपके पास सर? कहाँ लेके जाइएगा फोर्स? मान लीजिए फोर्स है, फोर्स कितना रहेगा आपके पास? कहाँ का? 40 किलोमीटर का एरिया बताए हम, इसका लेंथ जो है 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर एरिया में सर जितने पुलिस स्टेशन बनेंगे, जितने भी पुलिस स्टेशन पड़ेंगे, सारे पुलिस स्टेशन के थानों को इन्फॉर्म किया जाएगा सर, और फिर उसके हिसाब से चेक पोस्ट लगाया जाएगा सर। जहाँ जहाँ जंगल बुक का लेखक कौन है? कौन सी बुक सर? जंगल बुक। जंगल बुक रस्किन बॉन्ड। श्योर है? नहीं सर, मैं श्योर नहीं। हैरी पॉटर क्या है? हैरी पॉटर सर एक स्टोरी थी जिस पे बेस्ड मूवी भी बनी है सर। क्या है वास्तव में हैरी पॉटर है क्या? जादूगर सर। जादूगर है? एग्जैक्ट सर मुझे आइडिया नहीं है, मैंने सुन रखा। हैरी पॉटर के जो 8 प्ले बना था उसमें 6 प्ले में जो हीरो था उसकी मृत्यु हो गई है हाल में, वो कौन सा हीरो है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। मोगली का कैरेक्टर कहाँ से आया? किसी बुक से ही आया है सर, शायद मैं गेस करूँ सर, शायद जंगल बुक से आया है। Okay, your interview is over. ये फर्स्ट टाइम आप अपीयर हो रहे हैं? यस सर। बीपीएससी के इंटरव्यू में या किसी भी तरह के इंटरव्यू में पहली बार, और आपने यूपीएससी का मेंस वगैरह लिखा है बट इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए हैं? नहीं सर। ठीक।
ओवरऑल आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप कूल काम तरीके से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, बट कुछ चीज़ों पे हमें इम्प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस तरह से अभी आप बैठे हुए हैं ये दिस इज़ नॉट प्रॉपर, है ना। हमारे जो लेग्स होते हैं वो आर्क नहीं बनाते हैं, वो स्ट्रेट होने चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है सर, कैसे करूँ? हाँ, थोड़ा सा अभी भी राइट वाला टेढ़ा लग रहा है, उसको स्ट्रेट, हाँ नाउ इट्स गुड, है ना। पीछे के स्पेस को आप जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट बैठते हैं। अब ये पोजीशन आपका अच्छा है। और फिर ये जो हमारा सेटिंग है ना, ये बहुत ही फॉर्मल सेटिंग है, इसलिए इनफॉर्मल या कैजुअल एटीट्यूड या कैजुअल वर्ड्स को हम अवॉइड करते हैं। कहीं कहीं पे आपने कैजुअल वर्ड्स को यूज़ किया है ना, जैसे आप करते हो, आप कर रहे हो, तो हमें ऐसे नहीं, प्रॉपर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो बोलनी, है ना। फिर एक जगह सर के क्वेश्चन में आपने बोल दिया वो देखता होगा, देखती होगी, ऐसा करके कुछ, वो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वाली अथॉरिटी वाले जो क्वेश्चन था वहाँ पे, तो ऐसा नहीं बोलना है। स्ट्रेट कहिए कि सर आई एम नॉट श्योर, इफ़ यू अलाउ मी देन आई विल ट्राई, ठीक। तो इस तरह के लैंग्वेज हमें नहीं यूज़ करने हैं। फिर बीच बीच में कहीं कहीं पे मैंने देखा कि आपके फिंगर्स का लाइक दिस मूवमेंट हुआ है, इसे हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, इट्स नॉट अ गुड साइन, ठीक है। और फिर एक और ही था, वो कैपेसिटी वाला क्वेश्चन सर का था, जो डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड कैपेसिटी का, वहाँ भी आप बहुत ही टेंटेटिव दिखे। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको रुक जाना है, थोड़ा टाइम मांग लेना है, या खुद से भी थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं। फिगर्स को पहले कंपाइल कर लेना है, देन यू शुड डिलीवर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, रेस्ट ठीक है, आप अच्छे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।